हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो आपने मुझे शेयर करी है मेरे चैनल पे। तो वो सारे कमेंट्स और क्वेरीज मैं ले रहा हूँ अभी, और उन सभी का आंसर करने का मैं प्रयास करूँगा। तो सबसे पहला जो कमेंट आया कमलेश जहांगीर जी का है, अभी 4 घंटे पहले उन्होंने किया है। उसमें लिखा है उन्होंने कि टीएसपी नॉन टीएसपी का इशू हो गया है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। एक्चुअली इस पर मैंने 2 वीडियोज़ बनाई थी, टीएसपी नॉन टीएसपी का जो इशू हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो लोग गलती कर रहे थे, तो जो नए लोग फॉर्म भर रहे थे वो गलती ना करे, उसके लिए उस वक्त मैंने ये वीडियो अपलोड की थी। अब जो फॉर्म भर चुके हैं, जो टीएसपी से फॉर्म भर चुके हैं, तो अब उनके साथ क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइम, यही वो पूछ रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया है, शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं वो, ठीक है। अब एक फेज़ उन्होंने क्लियर कर लिया है, और मेरे हिसाब से इनका पूरा मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तभी इन्होंने बोला है कि वो शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। अब ये पूछना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर उनको बुलाएंगे तो क्या ये सिलेक्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे। ठीक है, तो मैंने वैसे इसका एक जो सही मुझे आंसर लगा वही लिखा है कि ये डिपेंड करता है कि विद्युत विभाग क्या चाहता है। ठीक है, विद्युत विभाग के नियम देखिए ऐसे हैं कि थोड़े सख्त हैं, लेकिन अगर वो इसमें थोड़ा फेरबदल करें, अगर वो मतलब वैसे तो उन्होंने लिख रखा है कि अगर कुछ भी इसमें, अगर आपने कुछ भी इसमें गलत फॉर्म में कुछ फिल कर दिया, और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो आपकी डिटेल्स आपने फिल करी थी उससे मैच नहीं करी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये उन्होंने साफ साफ लिख रखा है जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था। तो उस हिसाब से तो देखिए आपका रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, वो ये है, अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, सपोज आप टॉप 10 में आ रहे हो, टॉप 20 में आ रहे हो, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा मार्जिन से टॉप कर रहे हो और आपने नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्लियर कर दी है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक कट ऑफ टीएसपी की है, एक नॉन टीएसपी की है। अगर आपने नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्लियर कर दी, ठीक है, तो आपके सिलेक्शन का चांस काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आपको ले लेंगे। ये मेरा मानना है कि वो वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपने टीएसपी की कट ऑफ क्लियर करी है और नॉन टीएसपी की नहीं कर पाए हैं, अगर आपके साथ ऐसा है, क्योंकि आपने यहाँ पे किसी एग्ज़ाम को मेंशन नहीं किया तो मुझे नहीं पता आप किस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है, टीएसपी की कट ऑफ सपोज कम चली गई है, नॉन टीएसपी की ज़्यादा चली गई है, लेकिन आपने टीएसपी से भर दिया इसलिए आपका सिलेक्शन हो गया है, तो फिर आपको वो नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, तब तो आपको रिजेक्ट कर ही देंगे वो। ठीक है, तो बस ये चीज़ है यहाँ पे। नॉन टीएसपी टीएसपी भरवाया इसलिए जाता है क्योंकि ऑब्वियसली टीएसपी जो है वहाँ पे कट ऑफ कम ही जाती है, नॉन टीएसपी में कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है। बहुत रेयर चांस होगा जब टीएसपी में कट ऑफ ज़्यादा चली जाए, बहुत मतलब ऐसा ना कि बराबर होगा, कभी ऐसा हुआ भी नहीं होगा शायद। तो अगर आपने टीएसपी की कट ऑफ क्लियर कर दी और नॉन टीएसपी की नहीं करी तो आपका रिजेक्शन पक्का है, फिर तो कोई नहीं रोक सकता रिजेक्शन से। तो और मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के बारे में ही, उस एग्ज़ामिनेशन में 160 से ज़्यादा बच्चों को बुलाया है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, 160 से ज़्यादा बच्चे वो टाइपिंग के लिए सेलेक्ट हुए हैं, और मान के चलिए आप 100 बच्चे तो टाइपिंग अच्छे से कर ही लेंगे। मान लीजिए बुरे से बुरी स्थिति में अगर 60 बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं टाइपिंग में, तो आपके पास कितने बचे, 100 बच्चे बचे। अब 100 में से उनको लेने हैं केवल 46। अब बताइए 54 का क्या करेंगे। तो ये मान के चलिए कुछ ना कुछ ऐसे गलतियां निकाल देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कि उनमें से कुछ को तो डीवी में बाहर कर देंगे। और ऐसा मैंने मेरे एक फ्रेंड के साथ हो चुका है, वो गया था, उसके साथ नहीं हुआ, पर जब वो जिस बैच में गया था उसमें हुआ था ऐसा, कई बच्चे डीवी में रिजेक्ट हुए थे। और लेट मत होना भाई, लेट गलती से मत होना, जो लेट गए थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया था। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब डीवी पे बुलाएं भाई उससे आधे घंटे 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना वहाँ पे, लेट मत होना बिल्कुल भी। वहाँ लेट हुए और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, जो पहले आईए में सेलेक्ट हो चुका था, तो उसने बताया था कि वहाँ पे डीवी में ऐसा हुआ था, अगर लेट हो जाते तो इशू हो गया था, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं एक पैराग्राफ के बारे में आईए के में। तो देखिए आईए का एग्ज़ाम मैंने इस बार दिया नहीं है क्योंकि मेरा उसमें हुआ नहीं था फेज़ 1 क्लियर। 2018 का मैं बता सकता हूँ, सेम ही इस बार होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस हुआ नहीं होगा। पैराग्राफ कुछ नहीं है। देखिए जब भी आप कोई जैसे 15 मिनट आपको टाइम मिला होगा और आपने उसको सबमिट किया होगा ना, आपको वहाँ पे दिख गया होगा कितने वर्ड्स पर मिनट आपने किए हैं। भाई उस जब जिस इंटरफेस पे मैंने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे दिख रहा था
कि आपने इतने वर्ड्स पर मिनट लिखे हैं, तो मेरे हिंदी टाइपिंग में लगभग 12 वर्ड्स पर मिनट थे, इसलिए मैं रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मेरी हिंदी टाइपिंग अच्छी नहीं थी उस वक्त, और इंग्लिश टाइपिंग मेरी अच्छी थी, तो मेरा अराउंड 30 वर्ड्स पर मिनट के अराउंड थे मेरे, तो वो आराम से हो गया मेरा। तो बेसिकली आपको पैराग्राफ कितनी लाइन आपने काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मैंने लाइन काउंट नहीं करी, ठीक है, तो शालू जी यहाँ पे आपको लाइंस काउंट करने की ज़रूरत है ही नहीं, वहाँ पे डायरेक्टली दिख जाता है कि आपने कितने वर्ड्स जो है टाइप करें। इसके बाद फिर से नॉन टीएसपी टीएसपी के बारे में पूछ रहे हैं, तो सेम आंसर है इसके लिए भी कि आपने अगर आपने अच्छे मार्जिन से इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है तो आपको वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आपको। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आप एक करेक्शन कर लेना, जो लास्ट मॉडल पेपर है उसमें मैंने 51 क्वेश्चन में एक जो है SXG आएगा, यहाँ पे वी लिख दिया मैंने, सॉरी वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो SXG होता है सुपर एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, जिसका डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन 1280x1024 होता है, ये मैंने आंसर दिया था। और अगर आप डिफ़ॉल्ट लोगे SVGA का तो 800x600 होता है। इस चीज़ को आप प्लीज़ जो है करेक्ट कर लेना। और कौशिक जी ने इसका आंसर दिया है, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करी है और वीडियो भी काफ़ी अच्छे से देखा है, थैंक्स कौशिक फॉर दैट। इसके बाद अजय जी पूछ रहे हैं, और ये काफ़ी लोगों का सवाल है जो मुझसे पूछा है लोगों ने, कि बीटेक इन्होंने इलेक्ट्रिकल से करी है और अब इनको कुछ पता नहीं है भाई कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता, अगर अब इनको सिलेक्शन लेना है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर एग्ज़ाम आपकी 3-4 महीने में होने वाली हो तो मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा, जो भी बच्चे यहाँ हैं, बहुत से बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन कोचिंग में, देखिए ऑनलाइन कोचिंग का एक फ़ायदा आपको हो सकता है कि आप कंसिस्टेंटली आप वीडियो देखिए तो कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा ही। ये ऑनलाइन कोचिंग का एक फ़ायदा होता है जो मैं भी मानता हूँ, कि अगर आप पढ़ते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी कोचिंग करते हैं तो आप लगातार जो है एक पढ़ाई के जोन में रहते हैं, उससे आपको थोड़ा फ़ायदा तो होता ही है। लेकिन अगर आप अगर आप घर बैठ के इसकी तैयारी करना चाहें बुक्स के माध्यम से, बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहली जो बुक मैं आपको बताऊंगा अजय जी, वो ये बुक है कंप्यूटर फंडामेंटल्स बाय प्रदीप के सिन्हा। आप इस बुक को लाइए, इस बुक से जो भी सिलेबस है आपका कंप्यूटर में दे रखा है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है सिलेबस की, उसको देख लेना, मैच कीजिए जो भी वहाँ पे टॉपिक दे रखा है, इस बुक में सर्च करो, उसको पढ़ लो अच्छे से। इस बुक जो टॉपिक है वहाँ पे, इस बुक के अंदर से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड बुक है, आपको कोई फालतू किताबें लाने की ज़रूरत नहीं है। ये किताब तो आपको लानी ही लानी है, आप कुछ लाओ मतलब आप ऑनलाइन कोचिंग करो मत करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये किताब लाए बिना आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से पास नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको सभी को ये रिकमेंड करूँगा, कंप्यूटर फंडामेंटल्स इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, सिन्हा पीके सिन्हा और प्रीति सिन्हा, पीवीपी पब्लिकेशन। अगर किसी ने लेटेस्ट सी बुक पढ़ी हो, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की किताब आती है लेटेस्ट सी भाई यशवंत कानेटकर, वो भी इसी पब्लिकेशन किताब है, बहुत शानदार किताब है। पर ये भाई ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप इससे स्टार्ट कीजिए। इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको सारा पूरा आपको कवर कर दूंगा कि आपका पूरा कंप्यूटर का पार्ट किस तरह आपको जो है आप A to Z सारे टॉपिक्स कहाँ से कवर कर सकते हैं। एक बुक से नहीं होगा, देखो ये एग्जामिनेशन का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक बुक से नहीं होगा और केवल बुक से भी नहीं होगा, आपको थोड़ा सा इंटरनेट पे भी सर्च करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो मैं बता दूंगा कौन कौन सी वेबसाइट्स अच्छी जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप किसी एक सोर्स पे निर्भर नहीं रह सकते, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो पहले आप इस बुक से स्टार्ट कीजिए, फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन सी आपको वेबसाइट्स फॉलो करनी है और क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए ताकि आप 4-5 महीने में कोर्स कवर कर सकें, ठीक है। इन्होंने मेरे अलग अलग वीडियोस पे यही कमेंट किया है, तो मैं एक बुक तो आपको बता चुका हूँ, उसको आप स्टार्ट कर दो पढ़ना, उसको तो ज़रूर पढ़ लो, उसको आपको 100% उसके सारे टॉपिक्स एक बार अच्छे से पढ़ने हैं, 2-3 बार उसको रिवाइज कर लो ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। फिर प्रैक्टिस पेपर के लिए मैं अलग से बुक बता दूंगा आपको। अब देखिए कौशिक मीना जी ने यहाँ बुक्स के बारे में बताया, तो देखिए ये बुक्स मैं तो रिकमेंड करूँगा ये मत पढ़ना। आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम बाय गैल्विन जो बुक इन्होंने बता रखी है, ये स्टैंडर्ड बुक्स है, देखिए ये बुक बहुत अच्छी है, मतलब ये आप समझ लीजिए बाइबल बुक्स हैं, ये वो बुक्स है जिनसे बाहर कुछ नहीं जा सकता। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्होंने पूरा खोल के रख दिया, क्या होता है कैसे होता है, बैकग्राउंड में कैसे वर्क करता है, कैसे बनता है, एवरीथिंग। गैल्विन की जो बुक है उसमें सब कुछ दे रखा है, ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार बुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इस बुक की साइज़ आपको पता है कितनी है, ये बुक लगभग 1000 पेज की है, टू बी प्रिसाइज 992 पेज।
992 पेज की बुक है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम बाय गैल्विन। तो आप इस बुक को पढ़ने बैठोगे और इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है कि इस बुक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये बुक आपको समझ में भी नहीं आएगी, इतने में गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने कभी नहीं पढ़ी कंप्यूटर साइंस तो आप इस बुक को तो नहीं समझ सकते, क्योंकि ये मैंने पढ़ी है और ये बहुत टफ बुक है, ऐसे नहीं आता, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो इन बुक्स को पढ़ने की कोशिश मत करना, ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स है। आप कहीं पीडीएफ डाउनलोड कर लो, इनको पढ़ने बैठ जाओगे, कभी सिलेबस पूरा नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूँ, कभी सिलेबस पूरा नहीं होगा। क्योंकि ये बुक्स नहीं है, ये पूरा का पूरा आप मान लीजिए पोथा है, बाइबल से ही है। ये 500 ये उलमान 500 पेज की आती है, टेननबाउम 800 लगभग 850 पेज की बुक है। तो ये कैसे करोगे आप, ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो 10-15 तो यूपीएससी का सिलेबस हो जाएगा फिर। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा ये है प्रदीप के सिन्हा की पढ़ो, उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अरिहंत की एक बुक आती है, वो भी मैं बता दूंगा आपको, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, आप उसको देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कहाँ से क्या करना है। और प्रैक्टिस के लिए एक प्रभात पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, वो ले लेना। अब नीचे आइए, टाइपिंग का पूछ रहे हैं। तो देखिए एक प्रॉब्लम ये हो गई कि आईए में जो क्या हुआ, उन्होंने बोल रखा था कि इंस्ट्रक्शन में ये बोल रखा था कि कंट्रोल और ऑल्ट वाले वर्ड्स नहीं आएंगे, पर वो आ गए। तो देखिए एक्चुअली ऐसा क्यों हो जाता है मैं बताता हूँ आपको। जब पेपर वो बना रहे होते हैं ना, या तो वो जानबूझ के टेस्ट करना चाहते हैं बच्चों को, मेरे मतलब मैं तो ये समझता हूँ ये चीज़ हो सकती है कि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आप मतलब आप जो ऐसी कंडीशन है, सपोज ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको थोड़ा हट के पैराग्राफ आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए जो आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा, तो आप उसको किस तरह हैंडल करते हो। ये हो सकता है कि वो ऐसा करना चाहते हो, देखना चाहते हो। अगर ऐसा केस नहीं है तो सिंपली इग्नोर कर दिया उन्होंने, कोई भी पैराग्राफ उनको दिखा कॉपी पेस्ट मार के चिपका दिया सीधा। ये भी केस हो सकता है, राजस्थान में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। तो अब आ गए तो आ गए, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो उनको स्किप कर सकते हो, लेकिन स्किप में भी कई बार क्या हो जाता है, फिर बहुत सारे गलत हो जाते हैं। कई बार हम वर्ड्स ही अलग अलग दबाते जाते हैं और वो गलत होते जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 दिन पहले के कमेंट्स है। तो इसमें जो पैराग्राफ आया था बोल रहे हैं दिवाकर जी ये देने गए थे, मुंशी प्रेमचंद जी की कविता बूढ़ी काकी का पैराग्राफ आया था, ठीक है। ओके ओके एक क्वेश्चन डांस विद माही ने पूछा है कि मेरा जो मॉडल पेपर जो मैंने अपलोड किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 6 था, वो मेमोरी के बारे में था, सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, ठीक है। देखिए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर होती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने उसको काफ़ी अच्छे से सर्च करके डाला था उस क्वेश्चन को। मुझे पता था इसमें डाउट होगा सबको कि रजिस्टर सबसे फास्ट है, कैशे सबसे फास्ट है। देखिए कई सोर्सेज मैंने पढ़े हैं, उसमें उन्होंने कैशे मेमोरी दे रखा है। जिस बुक को मैंने रेफ़र किया था इस क्वेश्चन के लिए उस बुक में भी कैशे दे रखा है, लेकिन कई बुक्स मुझे ऐसी भी मिली जहाँ पे रजिस्टर दे रखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स में भी एक जो इसकी आती है, आपकी नेम याद नहीं आ रहा मुझे, उसमें भी रजिस्टर दे रखा है। तो देखिए अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको आंसर मानते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि इसमें अगर आएगा भी तो कैशे नहीं देगा या रजिस्टर नहीं देगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि बताइए कैशे मेमोरी के जो टाइप्स होते हैं उसमें सबसे फास्ट कौन सी होती है। ये बहुत इजी प्रश्न है, इस तरह के आने के चांस नहीं है, पर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कैशे मेमोरी होती है, उसके 3 टाइप होते हैं, L1 L2 L3, तो बताइए सबसे फास्ट कौन सा होता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये कैशे के, अगर आपने कैशे पढ़ी होगी और उसके 3 टाइप्स होते हैं, अगर वो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि L1 जो होती है सबसे फास्ट होती है, L2 फिर उससे धीमी होती है और L3 सबसे धीमी होती है। ओवरऑल कैशे सबसे तेज होती है रजिस्टर के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह इसको देखते हैं। वैसे ही सही बात है कि रजिस्टर सबसे तेज होता है, 0-1 पे वर्क करता है वो, तो यहाँ पे आप रजिस्टर भी मान सकते हैं। लेकिन मैंने जिस बुक को रेफ़र किया था वहाँ पे कैशे था, इसलिए मैंने आंसर उसमें कैशे जो है पॉइंट किया था, ठीक है। आप एक बार खुद से भी इसको सर्च करिएगा, कई वेबसाइट्स पे आपको इसमें कैशे मिलेगी, ठीक है, कैशे मेमोरी। ओके ओके अब ये पूछ रहे हैं दिवाकर जी कि इनका डेल कीबोर्ड से 410 वर्ड्स की स्पीड आ रही है, ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो हो चुका है ये, वैसे 10 दिन पहले कमेंट किया था, मैं अभी पढ़ रहा हूँ इसको। अगर आपका 410 की स्पीड है, बुरे से बुरे केस में भी आप 350 वर्ड्स तो टाइप कर ही दोगे, उस केस में भी आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये कंप्यूटर टीचर के बारे में पूछ रहे हैं कि नंबर एंड देयर रिलेशंस में सिर्फ नंबर सीरीज पढ़नी है क्या। देखिए ये डिपेंड करता है। वैसे मैं तो मैंने एक आईए की वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लेना, उसमें जो है वो आप पढ़ लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग की एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। नंबर एंड देयर रिलेशंस में नंबर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो तो पढ़नी है आपको, ठीक है। आप वो भी कर लोगे तो बेसिकली देखिए रीजनिंग इतनी टफ आती नहीं है, ठीक है। नंबर सीरीज आप अच्छे से पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर बहुत कम स्कोप है, तो इतना आप जाइए मत, क्योंकि वैसे कोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नंबर सीरीज तो आपको अच्छे से करनी ही है, ठीक है, वो कर लो तो भी आपका काम चल जाएगा यहाँ पे। टेक्निकल हेल्पर के बारे में बताइए, आइए जैसा ही है या अलग। सॉरी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में तो मैं मनोज जी बता नहीं पाऊँगा। ओके, मूमल करंट अफेयर्स के बारे में किसने पूछा है। देखिए मंथली भी आती है मूमल, ठीक है। मूमल मंथली भी आती है आपकी, मूमल आपकी जो है ईयरली भी आती है, तो आप कोई सी परचेज कर सकते हैं। टाइपिंग के लिए कम से कम कितने महीने के समय, अच्छा 2 वीक पहले के हैं, ओके। तो देखिए अभी ओल्डर है, ठीक है, रिजल्ट वगैरह बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर कमेंट्स मैंने आपके डाउट जितने भी हैं वो क्लियर कर दिए। ज़्यादातर यही है कि एक तो टीएसपी नॉन टीएसपी के डाउट्स थे, तो वो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो इसलिए मुझे उनको लेना ही था उन डाउट्स को। तो इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे पूछ लेना, मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा, इसके नीचे अपने सारे डाउट्स पूछ लेना, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में भी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। बाकी इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको अच्छे से सिलेबस, उसके साथ बुक्स सारे डिस्कस करके बताऊँगा। सिलेबस प्लस बुक्स आपको किस तरह पढ़नी है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं, अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल में करी है, या आपने किसी ऐसे और ईसी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वो भी इतना नहीं पढ़ते, एक शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ते कंप्यूटर साइंस, तो उनके लिए भी ये है, ठीक है। तो उनके लिए भी है, वो वीडियो होगी, उसमें मैं सब कुछ सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करूँगा, सारे जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स है सब क्लियर करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।